हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग एबनॉर्मल लॉस तक पढ़ लिए थे बेटे। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग करना है एडजस्टमेंट का, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, कभी सुने हो ये एडजस्टमेंट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस? नहीं सर, ये एडजस्टमेंट तो हम लोग आज तक कभी भी नहीं सुने। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे जब भी ये ट्रांजेक्शन होगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इसका मतलब क्या देखना। पहले इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। और बेटे ये सबसे नया पॉइंट, अभी तक जितना पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स पढ़े हुए थे हम लोग के 11th क्लास या 12th क्लास में। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे जो पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग का जनरली पढ़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो सपोज एक शॉप है और शॉप क्या करता है, कस्टमर्स को सामान सेल करता है। ठीक है, लेकिन ये जो सामान ये सेल करता है, सामान जो देता है कस्टमर को, हम लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे जान पहचान का कस्टमर है, तो क्या कस्टमर बोल रहा है ये सामान पसंद कर लिया, कस्टमर बोल रहा है कि मैं घर ले जाऊंगा, दिखाऊंगा, एक दो दिन यूज करके देखता हूं, पसंद आएगा तो रख लूंगा और अगर पसंद नहीं आएगा तो मैं सामान तुमको वापस दे दूंगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? हाँ सर, जब कस्टमर जो हो, क्या हो बेटे, कस्टमर अगर हमारा रिलेटिव है, कस्टमर अगर रिलेटिव है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि हम सामान शॉप से खरीदे, घर लेके गए, यूज करके देखेंगे, पसंद आएगा तो रखेंगे, नहीं पसंद आएगा तो वापस भी कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका मतलब सामान दिया गया है और वो सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा उसका गारंटी नहीं है। एक बार हम सामान दिए हैं, सामने वाला ले लिया है सामान, लेकिन अगर पसंद आएगा तो सामान रखेगा, अगर पसंद नहीं आएगा तो सामान वापस भी कर सकता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन इज नोन एज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब जब हम सामान देते हैं, सपोज 1 लाख रुपए का सामान दिए, तो सामान देते वक्त उसको हम सेल्स मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सामान बिक गया, और अगर वापस आ गया तो क्या मान लेंगे बेटे, सेल्स रिटर्न मान लेंगे। ठीक है, जैसे मैं 1 लाख का सामान दिया कस्टमर को, मैं जनरल एंट्री पास किया, सपोज क्रेडिट में दिए, कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 1 लाख 1 लाख में सेल्स कर दिया। अब अगर सामान वापस आ जाता है, सपोज 1 लाख में से 10,000 का सामान वापस आ गया, ठीक है, तो हम क्या ट्रांजेक्शन लिख देंगे उसको, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर 10,000। समझ में आ रहा है? हाँ सर, इसका मतलब बेटे जब सामान हम देते हैं कस्टमर को, उसको सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं, और अगर बाय चांस कस्टमर वापस कर दिया सामान तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अभी तक इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, नॉर्मल सेल्स है और सेल्स रिटर्न है, और जो नॉर्मल एंट्री होता है सेल्स का वही एंट्री है यहाँ पे, और जो नॉर्मल एंट्री होता है सेल्स रिटर्न का वही एंट्री यहाँ पे सेल्स रिटर्न का। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है ईयर एंड में कि हम कुछ सामान दिए, सपोज 29 मार्च ईयर एंड में, ठीक है, 2 दिन पहले ईयर एंड के, हम 1 लाख रुपए का सामान दिए किसी को और बोले कि 7 दिन यूज करके देख, 7 दिन बाद अगर पसंद नहीं आएगा तो क्या करना बेटे, सामान वापस कर देना। वो भी बोला ठीक है, 7 दिन यूज करके देखता हूं, 7 दिन के अंदर पसंद आया तो रख लूंगा और अगर पसंद नहीं आया तो वापस कर दूंगा। ठीक है, तो 29 तारीख को मैं उसको क्या मान लिया बेटे, सेल्स मान लिया। 29 तारीख को क्या रिकॉर्ड कर दिया, उसको सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब 7 दिन कब कंप्लीट होगा, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को बेसिकली है ईयर एंड के बाद 7 दिन कंप्लीट होगा। अब ईयर एंड जब हो रहा है 31/3/2020, ये जो ईयर एंड हो रहा है
इस दिन ये सामान अभी किसके पास है बेटे? ये सामान अभी कस्टमर के पास है, जिसको हम 29 तारीख को क्या मान लिए हैं बेटे? 29 तारीख को हम सेल्स मान चुके हैं। लेकिन क्या ये जो सेल्स मान लिए हैं 1 लाख रुपए का, क्या वो 31 तारीख तक सच में सेल्स हो गया है? नहीं सर, सच में सेल्स नहीं हुआ है, बल्कि 7 दिन बाद पता चलेगा हमको कि सेल्स हुआ कि नहीं हुआ। और 7 दिन बाद अगर सामान वापस कर दे तो सेल्स रिटर्न कर देते थे हम लोग। लेकिन एज ऑन 31st ऑफ मार्च क्या ये श्योर है कि ये सेल्स हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल श्योर नहीं है। हो सकता है कस्टमर सामान वापस कर दे। तो बेटे ईयर एंड के दिन जो भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है मतलब हम सामान दिए हैं और सामने वाला अब तक रिप्लाई नहीं किया है, उसको हम लोगों को सेल्स नहीं मान सकते और सेल्स को 1 लाख रुपए कम करने का जरूरत है, क्योंकि 29 मार्च को हम लोग सेल्स रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन ईयर एंड जब कर रहे हैं हम लोग, ईयर एंड के दिन ये बात श्योर नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन सेल्स होगा बोल के, क्योंकि 5 तारीख तक टाइम है कस्टमर के पास। कस्टमर मना भी तो कर सकता है, और अगर मना कर दिया तो फिर 31/3/2020 को उसको सेल्स मान लिए तुम। क्या वो अकाउंटिंग गलत नहीं हो गया बेटे? हाँ सर, वो अकाउंटिंग हमारा गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 31/3/2020 को सेल्स को कम कर देंगे। अगर 5 तारीख को सच में सामान रख लिया तो सेल्स का एंट्री कर लेंगे, और अगर 5 तारीख को सामान वापस कर दिया तो कोई एंट्री हम लोग और नहीं करेंगे। ठीक है, तो 31 तारीख के दिन वो सामान जो हम लोग सेल और अप्रूवल बेसिस में दिए हैं, सामान दे दिए हैं, लेकिन ना ही वो हाँ बोला है ना ही अब तक मना किया है, मतलब पेंडिंग चल रहा है। 31 तारीख को जो भी अप्रूवल आने वाला है और वो पेंडिंग है, वो सारा को हम सेल्स नहीं मान सकते बेटे, लेकिन हम उसको सेल्स मान लिए हैं। किस दिन? 29 मार्च को। तो ये जो सेल्स है इसको कम करने का जरूरत है। ठीक है, तो सर क्या एंट्री होगा सर? बेटे ये 1 लाख रुपए को जो जनरल एंट्री है उसको रिवर्स करने का जरूरत है। 31 तारीख को एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट 1 लाख। ये एंट्री करने का जरूरत है बेटे। ये 1 लाख रुपए क्या है? वो सामान जो सेल और अप्रूवल बेसिस में गया था, लेकिन 31 तारीख तक ना ही हाँ हुआ है ना ही मना हुआ है, पेंडिंग है ये ट्रांजैक्शन। अगर ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग है तो उसको हम सेल्स नहीं मान सकते इस ईयर का, इसीलिए सेल्स को कम कर रहे हैं। सेल्स को कम कर रहे हैं इसलिए सेल्स डेबिट हुआ और टू कस्टमर। ठीक है, 1 लाख रुपए। समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर। अब बेटे ये जो सामान है किसके पास है बताओ? आज 31 तारीख के दिन ये सामान किसके पास है? कस्टमर के पास रखा हुआ है। लेकिन ये सामान किसका है बेटे? सर ये सामान हमारा है, क्योंकि हम इसको सेल्स नहीं मान रहे 31 तारीख के दिन। तो जब 31 तारीख के दिन इसको सेल्स ही नहीं माने तो क्या ये सामान हमारा नहीं हुआ? हाँ सर, ये सामान हमारा हुआ। तो जब ये सामान बेटे हमारा हुआ तो क्या ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आना चाहिए? हाँ सर, ये आएगा हमारे क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, जनरल एंट्री होगा स्टॉक ऑन। अभी लिखो मत बेटे, मैं सब लिखाऊंगा। अप्रूवल अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ये क्लोजिंग स्टॉक में, प्लस होगा स्टॉक ऑन अप्रूवल। क्यों? क्योंकि जितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है वो तो ट्रेडिंग में आएगा ही, साथ ही साथ वो सामान जो कस्टमर के पास रखा हुआ है, लेकिन बिलोंग किसको करता है? बिलोंग हमको करता है, हमारा सामान है वो, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में वो चीज क्या होगा बेटे? प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या 1 लाख रुपए प्लस होगा? नहीं, 1 लाख रुपए प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर। तो सेल प्राइस जनरली ज्यादा ही होता है, तो मैं यहां बोल सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। क्या 1 लाख रुपए कॉस्ट है सामान का? नहीं बेटे, 1 लाख रुपए इसका सेलिंग प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस पता करना होगा। लेट्स से द कॉस्ट प्राइस इज 80,000 रुपीज। तो जो सेकेंड एंट्री होगा कितने पे होगा बेटे? 80,000 रुपीज पे। ठीक है,
समझ में आ गया? इतना ही है बस, 2 एंट्री है। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, इसका मतलब रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है? इसका मतलब है कुछ सामान जो हम किसी को दिए हैं और हम उसको बोले हैं कि रख के देख, यूज करके देख, पसंद आएगा तो रखना वरना वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जिस दिन हम सामान दिए सेल्स मान लिए, जिस दिन सामान अगर रिटर्न कर दिया, रिटर्न नहीं किया तो खत्म, अगर रिटर्न कर दिया तो उसको सेल्स रिटर्न मान लेंगे। समझ में आ रहा है उतना? हाँ सर। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ सामान हम दिए थे लेकिन 31 तारीख आ चुका है और ना ही वो हाँ बोला है ना ही मना किया है, तो उसी को हम क्या अब यहां पे पढ़ रहे हैं। तो जो 1 लाख का सामान हम 29 तारीख को दिए, 31 तारीख तक ना ही हाँ बोला ना ही मना किया, तो जब ना हाँ बोला ना मना किया तो उसको हम सेल्स नहीं मान सकते, इसीलिए सेल्स को कैंसिल कर दिए। जनरल एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर, ठीक है? सेल्स का रिवर्स एंट्री, ठीक है? फिर ये जो 1 लाख का सेलिंग प्राइस का सामान है, ये किसके पास पड़ा है अभी? ये पड़ा है सर कस्टमर के पास, लेकिन ये सामान किसका है? ये सामान हमारा है, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ये ऐड होना चाहिए, इसीलिए स्टॉक में उसको रिकॉर्ड करने का एंट्री है स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटे? हाँ सर, समझ में आ गया हमको। चलो लिखते हैं इसके अंदर नोट्स हम लोग, ठीक है? नया चीज एकदम, है ना? समझ में आया होगा? लिखना। Sometimes goods are sold sometimes goods are sold to customers on sale or return basis. It is treated as actual sales till the time approval is not received. Till the time approval is not received. Therefore at the year end, if the goods are still lying, goods अभी भी पड़ा है, goods are still lying with the customer, customer के पास पड़ा है for approval, approval के लिए, मतलब ना ही हाँ बोला है ना ही मना किया, पेंडिंग है अप्रूवल, ठीक है? Then following entries are to be passed. Following entries are to be passed. Point number 1, following entries are to be passed. क्या क्या एंट्री होगा? पहले सेल्स को कम करने का एंट्री बेटे, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर या फिर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, और ये होगा बेटे सेलिंग प्राइस पे, ठीक है? पॉइंट नंबर बी, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये अमाउंट होगा बेटे कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर है? तो 2 एंट्री, एक सेल्स को वापस कम कर दिए क्योंकि अब तक कस्टमर हाँ नहीं बोला, तो स्टॉक हमारा सेल्स को कम कर दिए सेलिंग प्राइस में, और दूसरा
ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए, इसीलिए क्या कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड कर दिए एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, एकदम क्लियर। सो इसका ट्रीटमेंट, बेटे ट्रीटमेंट तो इसी से जान जाओ, एक सेल्स कम होगा, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक का जो ट्रीटमेंट होता है, एक आएगा तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो कोई नया चीज इसमें है नहीं, जो पहले करते थे वैसा का वैसा सेम है। ठीक है, तो अलग से हम लोग इसको रिकॉर्ड अभी लिखेंगे नहीं बेटे। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियर? हेडिंग द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये। ठीक है, नया पॉइंट भी था एकदम, हटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करना, गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल। ठीक है, इसका मतलब है सामान को यूज कर रहे हैं हम लोग कोई और पर्पस से, अदर देन सेल, सेल को छोड़ के और कोई काम में यूज कर रहे हैं गुड्स को। ठीक है, जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ये सब क्या है, गुड्स का यूज है बेचने के अलावा कोई और जगह। ठीक है, हम सब पढ़े हुए हैं बेटे 11th में। ठीक है, देखना हेडिंग है गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल। इसमें पहला एग्जांपल, गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशंस, गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, जनरल एंट्री, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, पता ही है जनरल एंट्री, चैरिटी एक्सपेंस है, डेबिट हुआ, गुड्स कम हो गया इसलिए टू परचेज। दो ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है, ये सब हमेशा ट्रायल के बाहर दिया होगा। दो ट्रीटमेंट, एक डोनेशन नामक खर्चा आएगा पीएनएल में, दूसरा जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसका परचेज जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टू परचेज मतलब परचेज कम हो गया और चैरिटी नाम का नया खर्चा आ गया पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो लिख नहीं रहे बेटे क्योंकि ये सब एकदम सेम टाइप का पॉइंट है। ठीक है, गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, उसके बाद पॉइंट है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जनरल एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, एक परचेज कम होगा और दूसरा ड्रॉइंग्स इंक्रीज होगा। ठीक है, जनरल एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, याद है बेटे ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, क्या होगा इसका जनरल एंट्री? सर इसका जनरल एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, आ जाएगा बेटे। बस ऐसे टाइप का बहुत सारा एंट्री है जिसमें गुड्स को और कोई काम के लिए यूज कर रहे हैं। जब गुड्स को और कोई काम के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, टू परचेज तो जरूर होगा। देखो क्रेडिट में टू परचेज जरूर हुआ, डोनेशन के लिए आया तो डेबिट हुआ डोनेशन, अगर ड्राइंग्स है तो डेबिट हुआ ड्राइंग्स, एडवर्टाइजमेंट है डेबिट हुआ एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, तो कुछ नया चीज उसमें बेटे है नहीं। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे पहले भी वो सब सेम है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट सर आगे पढ़ाओ ना सर। बेटे आज 2 पॉइंट पढ़ लिए, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन सेल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करना बेटे,
कमीशन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट्स, कमीशन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, कमीशन निकालना है और किस तरीके से, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, इसमें दो है बेटे। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात। सपोज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 120 रुपए। ठीक है, यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, सपोज कोई भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नाम लिख देता हूं, पूरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखता। टू सैलरी, ठीक है बेटे, 10 रुपए। तो अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना। सर ये क्या इतना आसान क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट 110। ठीक है, तो सपोज क्वेश्चन में बोला है कमीशन जो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10%। तो बेटे 120 माइनस 10 कितना, 110। 110 का 10% कितना रुपए, 11 रुपए। तो हम कमीशन कितना रुपए दे दिए, 11। जनरली कमीशन मैनेजर को मिलता है, ठीक है, जो काम संभाल रहा है सारा। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया बेटे, 99। ठीक है, इसको बोलते हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। इट मींस दैट जो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 120 का, उसमें सैलरी हट गया 10 रुपए, अब नेट प्रॉफिट कितना, 110। इस नेट प्रॉफिट से अभी क्या देना बाकी है बेटे, कमीशन देना बाकी है। तो ये 110 जो है वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। इसका 10% कमीशन देना है। तो 110 का 10% कितना होगा बेटे, 11 रुपीज। ठीक है, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, इस बार बोला है जो कमीशन होगा दैट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इसका मतलब 10% किसका लेना है बेटे, वो नेट प्रॉफिट जो कि कमीशन माइनस करने के बाद आएगा। तो कमीशन माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट आएगा, ये जानने के लिए क्या जानना जरूरी है, कमीशन का अमाउंट जानना जरूरी है। और कमीशन का अमाउंट जानने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जानना जरूरी है। तो ये दोनों चीज नहीं निकल सकता अभी, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा बेटे, कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये 120 ले रहा था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 120 माइनस 10, 110 इंटू कमीशन बाय 100 प्लस कमीशन। फॉर्मूला क्या लिखा बेटे मैं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो 110 नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, 120 माइनस 10, 110 इनटू रेट ऑफ कमीशन 10 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट 100 प्लस 10। तो ये 110 इंटू 10 बाय 110 ये कट हो जाएगा बेटे, ये कितना आया 10। तो कमीशन है यहाँ पे 10 रुपीज। तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा 100। ये देख सकते हो ये इसका क्या है 10% है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है 100 रुपए। 100 का 10% करोगे तो क्या होगा 10 रुपए आएगा, वही है तुम्हारा कमीशन। ठीक है, तो दो टाइप का कमीशन हो सकता है, ध्यान से पढ़ने का जरूरत है। एक बोल सकता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो होगा उसका 10% लूंगा, और दूसरा बोल सकता है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका लेंगे क्या 10%। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। एक बोल सकता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन माइनस होने से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10%, और दूसरा बोल रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब कमीशन माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट है उसका 10%।
अगर बेटे बिफोर कमीशन बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, सीधा 110 पे मल्टीप्लाई करना है 10/100, ठीक है। लेकिन अगर आफ्टर कमीशन बोलेगा तो 110 इंटू 10, इतना तो सेम है, डिवाइड होगा लेकिन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन 10, तो ये हो गया 110 इंटू 10/110। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे 110 और 100 का। अगर बिफोर कमीशन है डिवाइड होगा 100 से, और अगर आफ्टर कमीशन है डिवाइड होगा 110 से। समझ में आ रहा है उतना? हाँ सर, समझ में आ गया बेटे। चलो अब हम इसको आगे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हेडिंग है कमीशन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट्स। हटा दूं ये इतना। हट गया, ठीक है। हेडिंग है कमीशन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट्स, लिखना। कमीशन कैन बी कैलकुलेटेड in the following manner. Commission can be calculated in the following manner. Point number 1. Commission as a percentage of net profit before कमीशन। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन का परसेंटेज, तो लिख लो फॉर्मूला, कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 plus rate of commission. Commission equals to net profit before commission into rate of commission divided by 100 plus rate of commission. अरे सॉरी, ये तो किसका था बेटे? ये तो आफ्टर में है ना, अभी हम लोग हेडिंग बिफोर की है, ये बाय 100 है, वो तो नेक्स्ट का फॉर्मूला है। गधे, मैं तो गलत लिख सकता हूं, तुम भी साथ साथ कॉपी कर रहे हो उसको। नहीं सर, हम कॉपी नहीं किए थे सर, हम तो देख रहे थे आप कब सुधारोगे। अच्छा, ये बात। चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर बी लिखना। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। परसेंटेज एज नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा इसका बेटे? अभी ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था वही वाला, कमीशन इक्वल्स टू, इसमें भी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये तो सेम रहेगा, इनटू रेट ऑफ कमीशन, ये भी सेम है। खाली क्या चेंज हो गया बेटे? ये नीचे चेंज हो गया, यहां पे आएगा 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, हमको क्वेश्चन दिया है कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, या फिर कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये वर्ड ध्यान से, बिफोर और आफ्टर। अगर बिफोर है डायरेक्टली होगा 100, अगर आफ्टर है तो होगा 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर, समझ में आ गया। सर इसका ट्रीटमेंट बताओ सर, क्या होगा? लिखना बेटे, ट्रीटमेंट। एक तो ये एक्सपेंस में आएगा पीएनएल अकाउंट के, ठीक है, लिखना। इट इज शोन, हमेशा ये ट्रायल के बाहर ही दिया हुआ, ठीक है। इट इज शोन एज अ it is shown as an indirect expense in the profit and loss account. It is shown as an indirect expense in the profit and loss account.
पॉइंट नंबर बी, इट इज शोन एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि ये पैसा देना बाकी है तो ये क्या है, लाइबिलिटी है। इट इज शोन एज अ लाइबिलिटी इन दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आएगा, लाइबिलिटी। ठीक है सर, इसका जनरल एंट्री क्या होता है सर? लिखना चाहते हो एंट्री बेटे, लिख सकते हो। कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन पेएबल अकाउंट। कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन पेएबल अकाउंट। कमीशन आ गया तुम्हारे पीएनएल के एक्सपेंस में और कमीशन पेएबल तुम्हारे आ गया बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। समझ में आ रहा है इतना? क्लियर है बेटे? दो ट्रीटमेंट, और हमेशा दो ट्रीटमेंट ही होगा क्योंकि ये हमेशा कहां दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर। ठीक है, अगर कमीशन ट्रायल के अंदर दिया है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अमाउंट दिया हुआ है और वो कमीशन क्या है, नॉर्मल कमीशन है बेटे, और वो कमीशन क्या होगा, एक्सपेंस जैसे आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस वैसा आ जाएगा, उसमें कोई दिमाग लगाने का चीज है नहीं। अगर ये कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट तो ये हमेशा कहां होगा, ट्रायल के बाहर होगा। ठीक है, हाँ सर। बेटे अपने एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के स्टेजेस में आ गए हैं, एक दो छोटे छोटे एडजस्टमेंट बाकी है बेटे। मैं चाहता हूं कि आज हम सारा एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट कर लें। ठीक है, देखना छोटा सा दो एडजस्टमेंट आप पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर आने वाले क्लासेस में हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग कर लो, आज कंप्लीट कर लेंगे बेटे, बहुत दिनों से चला आ रहा है ये, आज इसको हम कंप्लीट करके रहेंगे। हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब बेटे जो पैसा मालिक लगाया है बिजनेस में उसका जो ब्याज वो बिजनेस से लेगा, मतलब बिजनेस इंटरेस्ट देगा किसको, ओनर को। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो तो हमको पता ही है, खाली जर्नल एंट्री में लिखा दूं, द जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये है उसका जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है बेटे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और वो इसीलिए डेबिट हुआ। ठीक है, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट देगा ओनर को तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट हुआ। और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मालिक को इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल इज इंक्रीजिंग, इसीलिए कैपिटल क्या हुआ बेटे, क्रेडिट हुआ। ठीक है सर, इसका दो ट्रीटमेंट क्या होगा बेटे, उसके जर्नल में ही तो पता चल रहा है क्या होगा, दो ट्रीटमेंट लिखाऊं उसको भी? हाँ सर लिखा दो हमको। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज शोन as an indirect expense in the profit and loss account। indirect expense आएगा कहां पे, profit and loss account में। ठीक है, दूसरा कैपिटल इससे इंक्रीज हो रहा है तो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, एडेड टू दी कैपिटल इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरल एंट्री होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इसीलिए क्रेडिट हुआ। और वही दो ट्रीटमेंट, एक्सपेंस से बोल के आया पीएनएल में और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैपिटल में प्लस। ठीक है, बस बेटे लास्ट पॉइंट इसी के जैसा एक और हेडिंग है, नाम है बेटे उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक, इसका ऑपोजिट है बेटे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है ओनर को, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है, बिजनेस लेगा ओनर से। क्यों, क्योंकि ओनर ड्रॉइंग्स किया है, ओनर पैसा निकाला है बिजनेस से, और ये जो पैसा निकाला है बिजनेस से इसके ऊपर ओनर को क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, बिजनेस को। ठीक है, जनरल एंट्री लिखना बेटे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये पैसा मालिक देगा, तो मालिक अगर पैसा देगा मतलब कैपिटल कम होगा, और कैपिटल कम कैसे होगा बेटे? ड्रॉइंग्स से। इसलिए क्या किया हम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को किस में ऐड कर दिए? ड्रॉइंग्स में ही ऐड कर। जैसे 100 रुपए का ड्रॉइंग्स किया, 10 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना माना जाएगा? 110। ठीक है, इसलिए ड्रॉइंग्स डेबिट हुआ। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, इसीलिए वो क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट जो होगा ठीक ऑपोजिट होगा जो तुम्हारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में था उससे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इट इज शोन एज एन इनडायरेक्ट इनकम इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल में क्या आएगा बेटे? इनडायरेक्ट इनकम, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में प्लस हुआ, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल से क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, लिखना डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट, डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसी के साथ क्या होगा बेटे? हमारा जितना एडजस्टमेंट्स था सब यहां आके कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 2 क्लास हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद ये चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी पार्टनरशिप। इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा पार्टनरशिप। ठीक है, चलो, थैंक यू।